जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 यानी कि किसान, जमींदार और राज। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में जो है हमने इस चैप्टर से संबंधित जितना भी टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको जो हमने पार्ट 1 वीडियो में बात किया था। अब पार्ट 2 वीडियो है जिसमें कि हम लोग देखेंगे फसलों की कैसी, यानी कि मुगल काल में जो है फसलों की कैसे भरमार हुई, यानी कि फसल जो है यहाँ कितने तरीके से उपजाए जाते थे। साथ साथ यहाँ पे ग्रामीण समुदाय कैसा था, ग्रामीण जो है यहाँ पे अदालत कैसे लगता था, ग्राम पंचायत यहाँ पे कैसा था और ग्राम पंचायत में मुखिया की स्थिति क्या थी, ठीक है, यानी उसका कंडीशन कैसा था, उनका चुनाव कैसे होता था। इन सभी चीजों के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल काल का, यानी 16 से 17वीं सदी की। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है फसलों की भरमार। यहाँ पे जो है मुगल काल में आपका दो प्रकार का फसल जो है उपजाया जाता था, एक था रबी फसल, एक था खरीफ फसल। अब ये रबी फसल जो है बसंत ऋतु में उपजाया जाता था, जबकि खरीफ फसल जो है पतझड़ ऋतु में उपजाया जाता है। ठीक है, अब ये जो रबी फसल है इसमें कौन कौन सा फसल आता है, चना हो गया, मटर, सरसों, आलू, जौ, राई, ये सब जो है रबी फसल में हमारा आता है। ठीक है, अगला है खरीफ फसल। अब ये खरीफ फसल में क्या क्या आता है, तो धान हो गया, जैसे अभी के समय में जो है धान अभी मतलब रोपाने वाला है, तो ये जो समय है वो कैसा है, तो खरीफ फसल में आता है। ये सब मक्का हो गया, अरहर हो गया, तिलहन हो गया, ये सारा फसल जो है हमारा खरीफ फसल में आता है। ठीक है, ये सब तो आप पहले से ही पढ़े हैं, आपको कोई दिक्कत इसमें इतना नहीं होगा। अगला है जहां सिंचाई, यानी कि अगर देखें मुगल काल में तो जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा थी वहां 3 फसल उगाई जाती थी। कितना फसल उगाई जाती थी, 3 फसल उगाई जाती थी। कौन कौन, जायद, रबी और खरीफ फसल, यानी 3 फसल उगाया जाता था, साथ साथ इसमें जायद जुड़ जाता था। अगला है जिन्म एक कामिल। अब ये जिन्म एक कामिल क्या है, तो जिन्म एक कामिल यानी मुगल काल में जो है सर्वोत्तम फसल था। कौन कौन, तो कपास और गन्ना। इसका जो है एक्सपोर्ट उस समय बहुत ज्यादा होता था, निर्यात इनका बहुत ज्यादा होता था और मुख्य रूप से ये फसल ज्यादातर उपजता था, इसलिए इसको सर्वोत्तम फसल का दर्जा दिया गया था। इसे हम लोग जिन्म एक कामिल कहते हैं, यानी उस समय ही कहा जाता था जिन्म एक कामिल। ठीक है, जिन्म एक कामिल, याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन आपका बन चुका है एग्जाम में कि जिन्म एक कामिल किसे कहा जाता है, तो मुगल काल के जो है सर्वोत्तम फसल यानी कपास और गन्ना को कहा जाता है। या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल काल के सर्वोत्तम फसल को किस नाम से जाना जाता है, जिन्म एक कामिल। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि मुगल काल में जो है जिन्म एक कामिल कौन कौन से फसल को कहा जाता है, तो कपास और गन्ना को। उसके बाद है नकदी। यहाँ पे नकदी फसल भी था, दो फसलों को जो है नकदी फसल का दर्जा प्राप्त था, तिलहन और दलहन। तिलहन और दलहन जो फसल है वो नकदी फसल था। अब क्यों था नकदी फसल, नकदी फसल क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। नकदी फसल का मतलब होता है कि जो फसल को दे करके जो है या फिर उसको जो है हम कहीं पे बेच रहे हैं, कहीं पे उसका व्यापार कर रहे हैं, तो धाय से वो बिक जाए, उसको बोलते हैं नकदी फसल। तो ये जो तिलहन और दलहन फसल था वो काफी मात्रा में बहुत ही जल्दी जो है इसकी बिक्री होती थी, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है ये क्या होता था, बिकता था ज्यादातर। ठीक है, तो इस वजह से इसको नकदी फसल कहा जाता है। अगला है यहाँ पे देखेंगे हम लोग ग्रामीण समुदाय, यानी यहाँ का जो है मुगल काल में जो ग्रामीण समुदाय था, यहाँ की जातियां जो थी वो कितनी तरह की थी, जातियों की स्थिति क्या थी, जाति लोग जो है यहाँ जितने भी जाति थे वो क्या थी, कृषि कार्य करते थे कि नहीं, यहाँ के ग्रामीण का माहौल कैसा था, अब इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो गाँव का जो खेतिहर किसान था वो कई समूह में बटे हुए थे, कई समूह में बटा हुआ था, छोटे छोटे कबीला में बटा हुआ था। जैसे कि आपने हिस्ट्री का 2nd चैप्टर यानी वैदिक सभ्यता अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि छोटा छोटा कबीला में लोग बटा हुआ था, छोटे छोटे गांव में रहते थे, झुग्गी झुपड़ियों में रहते थे। उसके बाद जाकर के 16 महाजनपद में पूरा भारत जो है विभाजित हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे मुगल काल में खेतिहर किसान जो था वो कई छोटे छोटे समूह में बटे हुए थे। कुछ किसान जो है नीच कार्य में लगे हुए थे। नीच कार्य क्या होता है, अब जैसे देखिए मवेशियों को, मरे हुए मवेशियों को उठाना, या फिर कह सकते हैं कि साफ सफाई का काम करना, तो ये सब जो काम था नीच काम माना जाता था उस समय, आज भी वैसे ही माना जाता, मरे हुए मवेशियों को उठाना। ठीक है, तो नीच काम को करने में जो है कुछ किसान भी लगे हुए थे। अब क्यों लगे हुए थे, आप बताइए, नीच काम आप क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास संसाधन की कमी होगी, तो वैसा ही स्थिति था, किसानों के पास संसाधन की कमी थी, साथ साथ गरीबी थी, और इन स्थितियों के कारण जो है इनकी इतनी कंडीशन खराब थी कि ये जो है नीच कार्य करने में लगे हुए थे ये किसान। ठीक है, इनकी जो है कृषि से उतनी उपज नहीं हो पाती थी जिससे अपने संसाधनों की पूर्ति ये कर सके, यानी बोल सकते हैं कि संसाधनों की इनके पास कमी थी, गरीबी था मेन कारण। और इनकी स्थिति अगर बोलें तो आधुनिक भारत के दलितों के समान थी। आधुनिक भारत में जो दलित हुए हैं, दलित समझ रहे हैं ना, आधुनिक भारत में जो दलित हुए हैं, जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान रचाया उसके बाद से जो है दलितों की स्थिति खैर ठीक ठाक सुधार आया है, बहुत ज्यादा सुधार आया है। लेकिन उससे पहले की स्थिति अगर देखें, भीमराव अंबेडकर के जन्म से पहले की अगर स्थिति देखें भारत में, तो भारत में दलितों की स्थिति कैसी थी, बहुत ही घटिया थी, है ना। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर जी आया तो वो जो है क्या किए, सभी दलितों को जो है अच्छा कर दिया, एक तरह से बोल सकते हैं कि दलितों को जीने का अधिकार दिला दिया उन्होंने।
ठीक है। तो जिस प्रकार से आधुनिक भारत में दलितों की स्थिति थी वैसा ही 16 से 17वीं सदी में जो है इन किसानों की कुछ स्थिति थी, ठीक है। अगला है कि मुस्लिम संप्रदाय में जो है जो हलाल खोर होता था, हलाल खोर समझ रहे हैं, जैसे बकरा हलाल करना, मवेशी को हलाल करना, तो हलाल खोरों को जो है गांव से बाहर कर दिया जाता था। सॉरी, मुस्लिम संप्रदाय में जो हलालखोर होता था उसको जो है यानी ऐसे नीच कार्य के लिए उसको जो है गांव से बाहर कर दिया जाता था, निष्कासित कर दिया जाता था कि बकलोल सब तुम लोग जो है गांव में रहने के लायक नहीं हो, उसको भगा दिया जाता था हलालखोरों को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि मुस्लिम संप्रदाय में हलालखोरों को ये साथ यानी हलालखोरों के साथ क्या किया जाता था, तो गांव से बाहर उसे निष्कासित कर दिया जाता था। अगला है बिहार में जो है मल्लाह जादाओं यानी नाविक का जो पुत्र होता था उसकी तुलना जो है दासों से की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन चुका है कि बिहार के मल्लाह जादाओं की तुलना किससे की गई, तो दासों से। मल्लाह जादा कौन था, तो बिहार के नाविकों का जो पुत्र होता था उसी को कहा जाता था मल्लाह जादाओं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता था, मल्लाह जादाओं। तो मल्लाह जादाओं की तुलना किससे की गई, दासों से, ठीक है। अपना आपको समझ में आ गया ये टॉपिक। चलिए अगला देखेंगे हम लोग पंचायत और मुखिया। पंचायत और मुखिया मतलब मुगल काल में जो है पंचायतें कैसी थी, यहाँ के मुखिया कौन होते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो गांव में जो प्रतिष्ठित बुजुर्ग लोग होते थे ना, प्रतिष्ठित बुजुर्ग लोग, ऐसे नहीं एकदम बेकार आदमी है, एकदम पड़ा हुआ है, जैसे दिन भर जो है पत्ती खेलता है, ऐसे लोग नहीं, प्रतिष्ठित बुजुर्ग लोग जिसका कुछ समाज में इज्जत है, ठीक है, वही लोग। तो गांव में जो प्रतिष्ठित बुजुर्ग लोग होते थे वो पंचायत में रहते थे, यानी पंचायत के वो सदस्य होते थे, ठीक है। पंचायत का सरदार जो होता था, पंचायत का जो सरदार होता था वो होता था मुखिया। मुखिया को हम लोग मुकद्दम भी कहता था और उस समय मंडल भी कहता था। मुखिया को मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है कि मुखिया को किन किन नामों से जाना जाता है, मुकद्दम या मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुकद्दम या मंडल क्या है, मुकद्दम का चुनाव जो है कौन करता है, तो ये जो है गांव के प्रतिष्ठित बुजुर्ग लोग ही मुकद्दम का चुनाव करते हैं, ठीक है। और ये जो है पंचायत का सरदार होता है। बुजुर्गों के आम सहमति से मुखिया का चुनाव होता है, यानी बुजुर्ग लोग जो है अपनी आपस में जो है सहमति करता है और मुखिया को चुनता है कि हाँ इस बार जो है ये इसको मुखिया निर्वाचित करना सही होगा, ठीक है। बुजुर्ग का जो विश्वास था, जब तक उनका विश्वास है तभी तक मुखिया पद पर बना रहता था, यानी बुजुर्गों के विश्वास तक ही मुखिया पद पर बना रहता था। जब तक उनका लग रहा है कि हाँ ये जो मुखिया है ये ठीक ठाक काम कर रहा है, गांव के विकास में ये कार्य कर रहा है, गांव का जो आय व्यय है वो उस चीज को ये सही से संभाल रहा है, यहाँ की जो परिस्थिति है उसको सही से ये जो है फेस कर रहा है, तो इन सभी स्थिति को देख करके जो है जब बुजुर्गों पर विश्वास बना रहता था तभी तक जो है मुखिया है, नहीं तो कभी भी इस मुखिया को उठा देकर निकल यहाँ से, समझ में आ गया ना, ऐसा स्थिति था उस समय। अब मुखिया जो है क्या करते थे, तो गांव का विकास का कार्य किया करते थे, आय व्यय का हिसाब रखते थे, इन सभी चीजों को कार्य करने में जो है इनको सहायता कौन देता था, पटवारी जो होता था वो सहायता देता था। अब ये पटवारी क्या है, जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, बहुत सारी मूवी है, जैसे आपने करण अर्जुन देखा होगा, ठीक है। करण अर्जुन मूवी में क्या है, तो एक मुंशी रहता है ना, मुंशी, तो वो मुंशी क्या है, तो उसका हिसाब किताब देखता है, थोड़ा मोड़ा हेल्प करता है अमरीश पुरी को, ठीक है। तो आपने जैसे उसमें देखा, ठीक उसी तरह से मुंशी का काम यानी कि हिसाब किताब में हेल्प करने का वो काम करता है, उसी तरह से पटवारी जो है इसकी सहायता करता था, किसका, मुखिया का। गांव के विकास में जो आय व्यय होता था, जो खर्चा आता था, जो इनकम होता था, उसको टैक्स जो लेता था, उन सभी चीज का हिसाब में सहायता कौन करता था, पटवारी, ठीक है। अगला है पंचायत द्वारा जो है गंभीर दंड भी निर्वाचित किया गया था। पंचायत मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि वहां जो ग्राम पंचायत लगते थे उसके द्वारा काफी गंभीर दंड दिया जाता था। कौन कौन सा, एक जुर्माना, यानी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा अपराध किया जिससे जुर्माना देकर के सल्टा जाए तो जुर्माना दे दिया जाता था, या फिर अगर कोई एकदम गहन अपराध किया है, बहुत ही खतरनाक अपराध है, तो आपको जो है समुदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी उस पंचायत से ही आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। जैसे कि एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, बुलंदी, उसमें जो है क्या करता है कि जितने भी लोग होते हैं गांव में जो कि एकदम अनहोनी कार्य करते हैं, मतलब जो कि अब सहने के लायक नहीं है, तो उसको जो है गांव से निष्कासित कर दिया जाता है बुलंदी मूवी में, ठीक है। तो सेम ऐसा ही स्थिति हुआ था यहाँ पे, ऐसा ही स्थिति था यहाँ पे कि जो अगर ज्यादा गहन अगर अपराध किया है तो उसको जो है समुदाय से ही निष्कासित कर दिया जाए, या फिर अगर जुर्माना भी भरा दिया जाता था उससे। अगला है ग्राम पंचायत के अलावा, ग्राम पंचायत जो होता था वो तो होता ही था, उसके अलावा जो है जाति का, प्रत्येक जाति का एक एक पंचायत होता था, अपने अपने जाति का जो एक एक पंचायत भी निर्धारित था। और ये क्या करता था, तो दीवानी विवादों को खुद से निपटारा करते थे। दीवानी विवाद क्या है भाई, तो जैसे उसके संबंध में, कैसे अपने जाति के संबंध में शादी हो गया, जमीन विवाद हो गया, तलाक संबंधित स्थितियां आ गई, इन चीज को जो है वो खुद व खुद जो है सॉल्व करते थे। इस समस्याओं का विवाद, इन विवादों का निपटारा जो है वो खुद व खुद करते थे। कौन, यानी इन सब विवाद जो है दीवानी विवाद कहलाते हैं।
कौन सा विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं? शादी, जमीन विवाद, तलाक, ये सब जो है एक जाति के विवाद को हम लोग दीवानी विवाद कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक और चीज आता है फौलदानी विवाद किसको कहते हैं? तो फौलदानी विवाद के अंतर्गत आता है हत्या हो गया, लूटपाट हो गया, डकैती हो गया, बलात्कार हो गया, ये सब जो है फौलदानी विवाद में आता है। दीवानी विवाद में क्या आता है? शादी, जमीन विवाद, तलाक, ये सारा चीज जो है किसमें आता है? हमारा दीवानी विवाद में। और फौलदानी विवाद में हो गया हत्या, लूटपाट, डकैती और बलात्कार। ठीक है, तो ये सारा चीज हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो है इसी में से एक टॉपिक आपको लिखना है इसमें, ग्रामीण समुदाय और जाति माहौल में कैसी स्थिति जाति की। तो उस समय जो है 17वीं सदी के आसपास जो एक पुस्तक लिखी गई थी, उसमें बताया गया था कि राजपूत और जाट जो होता था, जाट एक जात है, ठीक है, तो राजपूतों और जाटों की जो को जो है बताया गया है कि किसान था दोनों, राजपूत और जाट जो जात है ये दोनों जो है किसान का कार्य किया करते थे, राजपूत भी, ठीक है, तो ये सब काम करते थे। लेकिन इसमें राजपूतों को जो है उच्च स्थान प्रदान था, उच्च स्थान, ठीक है, जाट से जो है थोड़ा सा उच्च स्थान इसको प्रदान था। समझ में आ गया? ये जो है आपको इसी में लिखना है, ग्रामीण समुदाय, जाति और ग्रामीण माहौल किसमें। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, पंचायतें और मुखिया। ठीक है, तो यहां से आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। अब जो है हम लोग एक टॉपिक और हो गया, मतलब इसमें जो है एक टॉपिक और देख लेते हैं जरा, ग्रामीण दस्तकार, यानी यहाँ पे जो है ग्रामीण दस्तकारों की क्या स्थिति थी। अब ये दस्तकार क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। दस्तकार उसी को कहते हैं जो छोटा मोटा जैसे काम करता है, ठीक है, जैसे हो गया कपड़े की छपाई करना, मिट्टी बर्तन आदि बनाना, ये सब जो है दस्तकार कहलाते थे। और यहाँ पे मुगल काल में जो है गाँवों में, अगर देखा जाए मुगल काल में गाँवों में जो है दस्तकार भी जो है, यानी 85% जो है उस समय गाँवों में निवास करता था लोग, उसमें से गाँवों में दस्तकार भी जो है बड़ी संख्या में थे। अगर दस्तकार की बात किया जाए गाँवों में 85% में से, गाँवों में लोग 85% निवास करता था, है ना, तो उस 85% में से अगर देखा जाए, जितना भी अगर गाँवों में कितना निवास करता है 100%, मान ली कि 100%, अब बताइए 85% पूरे भारत का हो गया, पूरे भारत का 85% लोग गाँवों में निवास करता है। अब गाँवों में यानी पूरे गाँव का 100% में से 25% जो भाग होता था वो दस्तकारों का होता था, यानी कुल घर जो होता था वो 25% दस्तकारों का होता था, यानी गांव में दस्तकार भी बड़ी संख्या में थे, कुल घरों का 25% भाग दस्तकार का होता था। अब इसका कार्य क्या होता था तो रंगरेजी, यानी कि जैसे रंग किसी चीज में पेंट करना, उसके बाद हो गया कपड़े की छपाई करना, मिट्टी बर्तन बनाना, खेती का औजार का निर्माण करना, खेती का जो औजार होता है कुदाल वगैरह, इन सब चीज का निर्माण करना जो है वो दस्तकार का कार्य हुआ करता था। और दस्तकार में कौन कौन आता है? लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई, सुनार, ये सब जो है किसमें आता है तो हमारा मेनली तरह से दस्तकार में आता है। ठीक है, इसकी कितना था परसेंटेज? ये 25% था, पूरे गांव में इसका घर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछेगा कि गांव में दस्तकार की कितने प्रतिशत भाग निवास थे, तो 25%। ठीक है, अगला है कभी कभी खेतिहर किसान भी दस्तकारी का कार्य करते थे। कभी कभी यहाँ पे जो है खेतिहर किसान जो कि खेत में काम किया करते थे वो भी कभी कभी दस्तकारी का काम किया करते थे। कभी कभी वो जो है मतलब खुद से जो है वो औजार बना लेते थे, कभी खुद से वो जो है मिट्टी का बर्तन बना लेते थे, कभी खुद से वो जो है कपड़े में छपाई कर लिया करते थे। तो ये सब जो है काम खुद से भी कभी कभी कर लिया करते थे। दस्तकारों का सेवा या कार्य के बदले, जो दस्तकार होते थे जो अपना सेवा प्रदान करते थे, जो वो कार्य करते थे, उसके बदले वो फसल या फिर जमीन का टुकड़ा उन्हें दिया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे जो है जजमानी, अब ये जजमानी क्या है तो ध्यान से समझिएगा। जजमानी जो है यानी कि बंगाल में जो है जमींदार लोग जो होते थे, बंगाल में जो जमींदार लोग होते थे वो लोहार, सुनार, बढ़ई आदि जितने भी हैं हमारा दस्तकार सब, इन सब को जो है सेवा के बदले नकदी या फिर दैनिक भत्ता देते थे। नकदी या फिर दैनिक भत्ता। और नकदी फसल आपको कौन कौन सा बताए हैं अभी हम, नकदी फसल कौन कौन सा था तो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, नकदी फसल कौन कौन सा था मुगल काल में। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जो जवाब देना है। तो नकदी इसको प्रदान करते थे, नगद पैसा देते थे, या फिर इसको जो है दैनिक भत्ता देते थे, कुछ पैसा वगैरह दे दिए दिन भर का। ठीक है, दिहाड़ी। तो समझ में आ गया जजमानी क्या है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल काल में जजमानी क्या होता था। तो बंगाल में जमींदार जो है दस्तकारों को सेवा के बदले, दस्तकारों को यानी लोहार, सुनार, बढ़ई को, दस्तकारों को सेवा के बदले नकदी या दैनिक भत्ता देते थे, इसी को हम लोग जजमानी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया हमारा पार्ट 2। अब हम लोग पार्ट 3 में जो है इसके अगले चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।